दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सक्षमता परीक्षा 3.0 के ये कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जिन हमारे शिक्षक बंधुओं का सक्षमता परीक्षा 2.0 नहीं दे पाए हैं या किन्हीं कारणवश से उनका रह गया है, वो आने वाली परीक्षा में बेहद मेहनत करेंगे, सभी का निकल जाएगा। इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा गारंटी नहीं कह सकता मगर 100+ लाने का वादा मैं रखता हूँ। ये आप लोग अगर चैनल से जुड़े रहेंगे अंतिम तक तो आप कुछ न कुछ यहाँ से लेकर ही जाएंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत अनुभव है इस बैकग्राउंड में। बीपीएससी TI1 से चयनित बीपीएससी टीचर 2023 का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव है वो मैं आपसे साझा करूँगा और अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई। पहला है महात्मा गांधी जी को, दूसरा है लाला लाजपत राय जी को, तीसरा है भगत सिंह को, चौथा है रणजीत सिंह को। तो आप लोग बताइएगा कि पंजाब जो केसरी की उपाधि जो है वो किसको दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए, चैनल छोटा हुआ तो क्या हुआ मगर धमाका बड़ा करेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। अगर जुड़े रहेंगे तो ये वादा रहा हमारा कि यह कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। पहला ऑप्शन है मौलाना आज़ाद थे, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना थे, तीसरा है भगत सिंह थे, चौथा है खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो लाल कुर्ती जो दल था उसके जो आंदोलन के जो नेता थे, ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, लाल कुर्ती दल से संबंधित थे। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार आयोग ने इस सवाल को पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, किस डेट को किया था। पहला है 31 दिसंबर 1929 को, दूसरा है 12 मार्च 1930 को, तीसरा है 26 मार्च 1930 को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताने का गुरुजी प्रयास कीजिएगा। इसका आप लोग जानते होंगे, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो 12 मार्च 1930 को जो है स्टार्ट हुआ था। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उत्तर प्रदेश। देखिए, भारत के जो है 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं आप लोग याद रखिएगा। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है 8 राज्य आप लोग याद रखिएगा। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा में कोई न कोई राज्य आपसे जरूर पूछ लेता है। तो गुजरात है, मध्य प्रदेश भी होता है, छत्तीसगढ़ भी होता है, तो कौन सा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि भारत देश से कौन सी रेखा गुजरती है तो आप लोग याद रखिएगा कर्क रेखा गुजरती है, जो भी 13.5 डिग्री उत्तर में
है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या है। अगला बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 7। देखिए, जो भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी का 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आंध्र प्रदेश और पांचवा है उड़ीसा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 5 राज्यों से होकर जो है भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है। पहला है 22 दिसंबर, दूसरा 21 जून, तीसरा है 4 जुलाई, चौथा है 23 सितंबर। देखिए, उत्तरी गोलार्ध का अगर दिन कहेगा तो जून के पास जाएंगे। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करेगा तो आप लोग 22 दिसंबर याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, ऐसी कौन सी 2 डेटें हैं जिसमें दिन और रात आपस में बराबर होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर जो डेटें हैं 2, इनमें दिन और रात आपस में बराबर होते हैं। ये भी काफ़ी बार सवाल जो है पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी जो डेटें हैं जिनमें दिन और रात आपस में बराबर होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर आप लोग याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहेगा तो 21 जून होता है और दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर होता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला है कि भाषा किस अनुसूची का विषय है। देखिए, पॉलिटी से सवाल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाषा किस अनुसूची का विषय है। पहला है 5वीं, दूसरा है 8वीं, तीसरा है 10वीं, चौथा है 6ठी। तो जो भाषा जो है आप लोग याद रखिएगा 8वीं अनुसूची का विषय है। ऑप्शन नंबर इसका जो है दूसरा सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मूल संविधान में अगर कहे जाए कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में गुरुजी 14 भाषाएं थी। बाद में 21वां संविधान आता है, उसके तहत जो है सिंधी भाषा जोड़ा जाता है, तब 15 भाषाएं 15 हो जाती हैं। फिर 71वां संविधान संशोधन आता है जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, 18 भाषाएं हो जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 18 के बाद जब 92वें संविधान संशोधन आता है तो 22 भाषाएं जो है हो जाती हैं। उसमें जो है 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन। मूल संविधान में 14, 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी जाती है जो कि 15 भाषाएं हो जाती हैं। 71वां संविधान संशोधन में जो है 3 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर 92वें संविधान संशोधन में जो है 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, डोगो, बोडो, मैथिली और संथाली। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे, समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है। पहला 21वां संविधान संशोधन,
दूसरा है 52वां संविधान संशोधन, तीसरा 61वां संविधान संशोधन और चौथा है 73वां संविधान संशोधन। अगर कहा जाए 21वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, 52वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज का जिक्र है। पंचायती जो है राज्य का जिक्र किया गया है। 61वां संविधान संशोधन में जो है वोट डालने की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। समझ में आ गया होगा। अगर 52वां संविधान संशोधन है वो दल बदल से संबंधित था, दल बदल कानून से संबंधित था। और 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आप लोगों को पिछले कुछ सवाल में बता चुका हूँ। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून आ जाता है। 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 से जो है 18 वर्ष घटाकर आयु जो है उड्डाने की कर दी गई। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित हो गया। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। देखिए सबसे पहले होती है बीचों बीच में भूमध्य रेखा, ऊपर कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा। और नीचे कौन सी होगी, मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं आप लोग समझ लीजिएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। कर्क रेखा, बीच में होती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसी को कहते हैं, और सबसे अंत में क्या होती है, मकर रेखा होती है। तो एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, जब नदी की बात आए कि कौन सी नदी 2 बार काटती है तो माँ काली को याद कीजिएगा, माँ काली। माँ माने होते सबसे पहली रेखा पड़ती है कर्क रेखा, माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा 2 बार काटती है। कासने कांगो नदी, कांगो को कहेंगे जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी। तीसरी बात है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा, एल से है, रा से लिम्पोपो। तो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो। मकर को लिम्पोपो, कर्क रेखा को माही नदी काटने वाली। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, माँ काली को जरूर याद रखिएगा। जब भी आप परीक्षा देने जाइएगा माँ काली का नाम लेकर के चले जाइएगा, सफलता आपको 100% मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या है। अगला है निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड, चौथा है सिक्किम। देखिए नेपाल से जो भी साझा करते हैं उनको कौन कौन से नाम हैं, यूपी, यूके, वेस्ट बंगाल और सिक्किम बिहार। सिक्किम बिहार, ये 5 राज्य आपको याद होने चाहिए जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। यूपी, यूके, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार। तो जो है यूपी, यूके, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार। उत्तर प्रदेश जो है सीमा साझा करता है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। बिहार साझा करता है, ये भी नहीं होगा। सिक्किम साझा करता है, ये भी नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, जो झारखंड है ये जो है नेपाल से सीमा साझा
नहीं करता। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन क्या कहलाता है। पहला है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, दूसरा है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, तीसरा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, चौथा है कार्डमामकल पहाड़ियाँ। तो आप लोग बताइएगा। देखिए ये आपका इंडिया हुआ, ये आपके पूर्वी घाट हुआ, ये पश्चिमी घाट हुआ। जो आपस में जब टच करती हैं तो जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए ये है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो नदी बहती है उसका नाम लोग याद रखिएगा, नर्मदा। कौन सा? नर्मदा। याद रखिएगा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की जो पहाड़ी के बीच में नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा। अतः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु कहलाता है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है। पहला है गंगा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है सरयू और चौथा है क्षिप्रा। बताइएगा आप लोग। अयोध्या यूपी में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या पड़ता है। श्री राम की जन्मभूमि स्थली अयोध्या को जो है माना गया है। अगर पूछा जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गोदावरी। आप लोग याद रखिएगा। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा सरयू नदी किनारे जो है अयोध्या बसा हुआ है। अगर पूछा जाए उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी किनारे कौन कौन शहर बसे हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा। प्रयागराज है, बनारस है, वाराणसी है, पटना है, बेगूसराय है। कुछ फेमस सिटी जो है आप लोग याद रखिएगा, हरिद्वार है, जौनपुर है। आज जो जिला जो है गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। तो अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी किनारे बसा हुआ। इसके अलावा भी देख लीजिए, अगर कहा जाए कि नासिक किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग महाराष्ट्र में जो नासिक पड़ता है वो गोदावरी किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है, गोरखपुर, तो राप्ती नदी। कौन सी है, राप्ती। राप्ती। अगर पूछा जाए सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो पणजी याद रखिएगा मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है, मांडवी। तो कुछ बातें थी, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा एग्जाम में पूछ लिए कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए सबको ध्यान में रख के चलना होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे आप लोग चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके कार्यकाल में शुरू हुआ। पहला है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड मेयो और चौथा है जीन लिथगो। देखिए, अगर कहा जाए कि दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई, तो रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई, दशकीय आधार पे। अगर पूछा जाए जनगणना 1872 किस काल में, मेयो के काल में। नियमित जनगणना 1881 में स्टार्ट होती, रिपन के कार्यकाल में। अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा जीन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो जीन लिथगो था।
समझ में आया। अगर पुलिस का जनक किसे कहा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही पुलिस का जनक कहा जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, पुलिस का जनक। समझ में आ गया हो। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? लिन लिथगो, झंडू बाम लिन लिथगो, गो जाइए, छोड़ो, हटोइए। ऐसे आप लोग ट्रिक को याद रखिएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। देखिए, लगे रहिए। अगर आपको नियमित शिक्षक के रूप में आपको कार्य करना है, सरकार के राज्यकर्मी बनना है, तो आपको सक्षमता परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। उसके भी कुछ लाभ हैं, फायदे हैं जो आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो इसलिए सभी लोग सक्षमता परीक्षा में बैठें और अच्छे से अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको विशिष्ट शिक्षक या राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिल सके। जो आने वाली जो राज्यकर्मी की जो सुविधाएं हैं उनसे आप लोग हूबहू उनसे आपकी भेंट हो सके। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग बताइएगा जो संविधान का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक या कानून का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या है। अगला सेशन का अंतिम सवाल होगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। बताइएगा आप लोग कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, जो सच्चे लोग होते हैं धरती पे वे कभी स्थायी नहीं होते, वो अस्थायी होते हैं। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगर राजेंद्र प्रसाद पूछा जाता तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों और अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को? सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए चैनल से जुड़िए और अपनी मेहनत को साकार कीजिए। मैं भी आपके जैसा छोटा भाई के रूप में कार्य कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। आपको सब सेवा में जुड़ने का मौका मिला है। तो इसलिए जो भी हमारे पास छोटे मोटे विचार हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल छोटा है पर कुछ न कुछ आपको करके दिखाएगा, ये वादा रहा हमारा। मेहनत में काम मत जाने देना मेरे दोस्त, लगे रहिएगा। आप लोगों का शाम का नमस्कार और शुभ संध्या। ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जोश और उमंग के साथ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।